अमीर बनना और अमीर बने रहना। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे डिसीजंस लेना नहीं है। आवश्यक तो ये है कि आप कॉन्टिन्यूसली गड़बड़ ना करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी अवेलेबल हैं। लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात ही नहीं करते। चलिए दो इन्वेस्टर्स की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए, बहुत ही इंटरेस्टिंगली। तो आप भी इस स्टोरी को इंटरेस्ट के साथ ही सुनिएगा। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन चुके थे। मात्र 30 साल की उम्र में उनकी कुल संपत्ति $100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर वर्ल्ड के सबसे जाने माने इन्वेस्टर में से एक थे। उस साल स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी मजबूत कर दिया। अक्टूबर 1930 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया। जी हाँ, 1/3 1/3 पार्ट का सफाया हो गया। उन दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी, जी हाँ, लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर को शाम को घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ये भी तो नहीं हार गए। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया और उनकी माँ, वो तो इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई कि भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथी ने पूछा उसकी पत्नी ने। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग का सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उन्होंने चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे वर्ल्ड के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। जी हाँ, दूसरा व्यक्ति अब्राहम जर्मोंस्की, एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। और जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो एक्चुअल में हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा था कि अब्राहम जर्मोंस्की 2 दिन से गायब है। 50 वर्षीय जर्मोंस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में जमकर निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। सैंडलर ने कहा कि जर्मोंस्की की पत्नी ने बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनकी सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकट टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉड वॉक की ओर जा रहे थे। और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मोंस्की का अंत था। यहां हम एक अंतर देख सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को वर्ल्ड के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मोंस्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास और बड़े से बड़े निवेश किया। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए। फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वो 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी एल लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर लापता हैं। उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया।
द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मोंस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है, और आय के हर स्तर पर भी, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। एक गोल्डन स्टेटमेंट। संपत्ति प्राप्त करना एक बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूंगा। जैसा कि आप आगे देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थीं कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची का प्रति दशक औसतन लगभग 20% का आवर्त है। फोर्ब्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके कारण में मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य को राशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक यह भी है कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना दोनों अलग अलग कौशल हैं, अलग अलग स्किल्स हैं। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसका अपोजिट, कि कितना रिस्क लेना है और कितना नहीं, कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययता और यह मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। चलिए एक और कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वाया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मॉरिस से पूछा कि सिक्वाया को इतनी सफलता कैसे मिली। मॉरिस ने कहा, दीर्घायु, एक लंबा समय। यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ भी सी कंपनियां 5 या 10 साल तक सफल होती हैं, लेकिन सिक्वाया 4 दशक तक समृद्ध होती रही। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मॉरिस ने बताया, मुझे लगता है कि हमें व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज बोला, सच में? तो क्या यह डर सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं? मॉरिस ने बताया, यह काफी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अतीत की सफलता सिर्फ अतीत तक ही सीमित होती है। आगे के लिए रणनीति बनाए और तैयार रहे। यहाँ पर भी उत्तरजीविता, ना तो विकास, ना बुद्धि और ना ही अंतर्दृष्टि। लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए। फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की, एक लंबे समय तक टिकना। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण है। पहला अप्रत्यक्ष है, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने अभी देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंत प्रज्ञात्मक गणित। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल ब्लूत के वृक्षों के उगाने जैसा है। जैसे कि आम का बाग हुआ, 1 साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखती है। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का कुछ पूर्णतः असाधारण रह सकता है। असाधारण, लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी ना कभी अनुभव करता ही है। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टमेंट प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे कर्ज के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसायिक प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्यनीति, किसी एक वैश्विक नजरिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। वे हमेशा अपडेटेड रहे। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए कि ये मुझे देगा तो काम होगा। उन्होंने खुद को अक्रियशील नहीं होने दिया और ना ही हार मानी या रिटायर्ड होने के बारे में सोचा। वे टिके रहे, मजबूती से टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें एक लंबा समय प्रदान किया और वह दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए यह पहलू सबसे अधिक मायने रखता है, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको रिक गुएरियन की कहानी सुननी होगी। आपने पॉसिबिलिटीज है कि वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा,
लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुएरेन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और बिजनेस प्रबंधकों के साक्षात्कार इंटरव्यूज भी लिए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया। कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में निवेशक मोहनिश पबराई ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनिश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूं कि 1973-74 की गिरावट में रिक सीमांत रेट से दबा हुआ था और इन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। यह समय होता है जब हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं, इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने वर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दी। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के वर्कशायर स्टॉक $40 से भी कम में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह से उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तम जीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। उत्तर जीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। पहला गोल्डन स्टेटमेंट है, बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूंगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नकद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल ना लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नकद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10% या 9% का अंतर हर रोज आपके अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नकद धन आपको बेयर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नकद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया है वो 1% प्रतिवर्ष नहीं है, ये उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। आपको कब पैसा रोकना है ये पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में खासकर कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहे। स्पेशल है अस्त व्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। एक और गोल्डन स्टेटमेंट, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती है। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिनको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस फैक्ट को नहीं जुटलाती, बल्कि वह इसे अपनाती है और गलतियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में गलतियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप यह कह सकें कि अगर अगले 30 सालों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन यह हर साल 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूंगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। जहां तक मैं जानता हूं, ये वीडियो सच में आपके बहुत काम कर रहा होगा। इसने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी की होगी कि धनवान बनना और धनवान बने रहना में कितना फर्क होता है, हमें कहां पर कितना रिस्क लेना चाहिए और कहां रुक जाना चाहिए। सब कुछ खो देने से बेहतर है जितना है कम से कम उतना अपने पास बनाए रखें, और जब हम कोई रिस्क लें तो हमारे पास सेविंग्स फिर भी रहनी चाहिए, जिससे कि हम उस दौरान जो कुछ भी हम खोते हैं उसको संभाल सके। मैं अंकित आपके सपना को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, और हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का हृदय के अनंत गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।